दोस्तों ये एक बहुत ही विशाल और क्रूर गैलेक्टिक एम्पायर के फाल की कहानी है। किस तरह से उनके खिलाफ एक छोटे से मून से बगावत की शुरुआत हुई। ये कहानी मदरवर्ल्ड नाम के एक ग्रह से शुरू होती है, जिनकी फौज कई सारे ग्रहों पर कब्जा कर चुकी है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ तबाही मचा देते हैं और वहाँ के लोगों को गुलाम बना लेते हैं। मदरवर्ल्ड पर 1000 शहंशाहों ने निर्विरोध राज किया। हजारों सालों तक उनके साम्राज्य की सरहदें गैलेक्सी में फैलती गई। लेकिन एक दिन एक गद्दार ने राजा और रानी समेत उनके पूरे परिवार को मार डाला और उनकी शाही पीढ़ी का अंत हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर बेलिसेरियस नाम के मंत्री ने तख्त हथिया लिया। राजा की मौत के बाद कई सारे ग्रहों से क्रांति की आवाजें उठने लगी, तो बेलिसेरियस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने सबसे बेरहम कमांडर्स को हर उस आवाज को कुचलने के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में भेज दिया। उनकी फौज जहां भी जाती वहां तबाही मचा देती। अब हम वेल्ड नाम के एक छोटे से मून पर कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो फसल उगाने के लिए खेत की जुताई कर रही है। इस छोटे से गांव में सभी किसान रहते हैं, जिनके मुखिया का नाम सिंड्री है। ये लोग आजाद हैं और एक परिवार की तरह इस गांव में रहते हैं। अगली सुबह जब ये खेतों में बुआई कर रहे होते हैं, तो इन्हें मदरवर्ल्ड का एक वॉरशिप नजर आता है, जिसका नाम किंग्स गेज है। इसके कमांडर का नाम नोबल है। इस वॉरशिप को देखकर गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर जल्दी से कोरा सभी गांव वालों को अलर्ट करती है। सिंड्री को भी समझ आ जाता है कि ये लोग उनके अनाज के लिए आए हैं। तभी गुनार नाम का बंदा कहता है कि हमें इन लोगों के साथ सौदा कर लेना चाहिए, ये हमारी फसल की अच्छी कीमत दे सकते हैं। लेकिन मुखिया इसके लिए साफ मना कर देता है। कोरा भी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि मैं इन लोगों को जानती हूँ, अगर इन लोगों को यहाँ होने वाली अनाज की उपज के बारे में पता चल गया तो ये हमसे सब कुछ छीन लेंगे। वो जो मांगे बस चुपचाप उन्हें दे दो। तभी उनके शिप धरती पर लैंड करते हैं। कमांडर नोबल बाहर आता है और सिंड्री से मिलता है। नोबल कहता है कि हम बागियों को खत्म कर रहे हैं, जो हमारे अनाज भंडारों को निशाना बना रहे हैं। अनाज की कमी की वजह से हमारी सेना कमजोर पड़ रही है, इसलिए हमें तुम्हारे अनाज की जरूरत है। इस अनाज के लिए हम तुम्हें 3 गुना ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन सिंड्री कहता है कि हमारे पास खाने भर का ही अनाज पैदा होता है, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर कमांडर गुनार से बात करता है, जो फसल की देखरेख करता है। गुनार को लगता है कि मदरवर्ल्ड के लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो बता देता है कि उनके पास बेचने के लिए काफी ज्यादा अनाज है। इस बात पर मिसाल कायम करने के लिए कमांडर सिंड्री और उसकी पत्नी को मार देता है और गुनार से कहता है कि हम 8 हफ्ते बाद वापस आएंगे, तब तक हमें 10,000 बोरी अनाज चाहिए। अगर हमें ये अनाज नहीं मिला तो सभी मरने के लिए तैयार रहना। नोबल जाते समय अपने कुछ सिपाही भी वहाँ छोड़ जाता है, ताकि वो गांव वालों पर नजर रख सके। इनके साथ एक मिलिट्री रोबोट भी होता है, जो पहले बादशाह का वफादार था, लेकिन बादशाह की मौत के बाद उन्होंने लड़ना छोड़ दिया है। ये देखने के लिए एक सिपाही बेवजह ही उस पर गोलियां चलाने लगता है। वहाँ एक और सिपाही उसे रोकने की कोशिश भी करता है, तो उनका बॉस आकर मामला शांत करता है। वो रोबोट नदी के पास उदास होकर बैठा होता है। तभी वहाँ सैम नाम की एक लड़की आती है, जो फूलों की माला बनाकर उसे पहना देती है। इससे उस रोबोट की मरी हुई फीलिंग्स फिर से जाग जाती हैं। इधर सभी गांव वाले गुनार को कोस रहे होते हैं, क्योंकि उसी की वजह से उनके मुखिया की जान चली गई। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब इनके पास खेती करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कोरा को लगता है कि ये सब लोग बेवकूफ हैं। इन्हें लगता है कि मदरवर्ल्ड की फौज इन पर दया दिखाएगी, लेकिन वो जानती थी कि ये लोग यही नहीं रुकेंगे। वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। वो हेगन नाम के बूढ़े आदमी के साथ रहती है, जिसने उसे जख्मी हालत में एक शिप से निकाला था। वो कहता है कि तुम हमें मुसीबत में छोड़कर भाग रही हो। रात को सैम जब नल पर पानी लेने जाती है, कुछ सैनिक उसे जबरदस्ती उठाकर अंदर ले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक सैनिक उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये लोग उसे भी बहुत मारते हैं। कोरा जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसे सैम के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। तो कोरा कुल्हाड़ी लेकर अंदर जाती है और देखती है कि सिपाही उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। कोरा कहती है कि इसे जाने दो, वरना चलने के लायक भी नहीं बचोगे। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। कोरा अकेले ही इन सब से भिड़ जाती है। देखते ही देखते वहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है। कोरा इन सबको निपटा देती है, लेकिन उनका बॉस सैम के सिर पर गन तान देता है। तभी यहाँ वही रोबोट आता है, जिसे उसका बॉस कोरा को मारने का ऑर्डर देता है। रोबोट गन उठाता है और अपने बॉस को ही शूट कर देता है और सैम को बचा लेता है। अब सभी गांव वाले भी यहाँ
आ जाते हैं और यहाँ का मंजर देखकर समझ जाते हैं कि कोरा कोई मामूली लड़की नहीं है। कोरा इन सबको हथियार उठाने को कहती है, लेकिन ये लोग जानते थे कि वो मदरवर्ल्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। कोरा कहती है कि हमें बागी योद्धाओं को इकट्ठा करना होगा जो मदरवर्ल्ड से नफरत करते हैं। कोरा कहती है कि मैं जनरल टाइटस नाम के एक आदमी को जानती हूँ जिसने उनकी ही फौज को मदरवर्ल्ड के खिलाफ खड़ा कर दिया था। गुन्नार कहता है कि हमने पिछली फसल बागियों को ही बेची थी। मैं किसी को जानता हूँ जो हमें उन तक पहुँचा सकता है। कोरा गुनार को उसके साथ चलने को कहती है। तभी हेगन कोरा को उसकी गन भी देते हैं जो उन्होंने अब तक छिपा कर रखी हुई थी। ये दोनों बागियों को इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। रात होने पर ये एक जगह रुकते हैं जहाँ गुनार कोरा को अपने बारे में बताने को कहता है। कोरा बताती है कि जब मैं 9 साल की थी तो मदरवर्ल्ड की फौज ने हमारे ग्रह पर हमला किया था। उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन उनके कमांडर बेलिसेरियस ने मुझे छोड़ दिया और अपने साथ ले गया। उसने मेरा नाम आर्थेलिस रखा। मैं कई सालों तक उसके शिप में ही रही। इसके बाद मदरवर्ल्ड की धरती पर मेरी पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। कुछ समय बाद मुझे फौज में भर्ती कर लिया गया। अब मैं उन्हीं में से एक बन चुकी थी। मदरवर्ल्ड के लिए लड़ना ही मेरा मकसद बन चुका था। मैंने कई सारे ग्रहों पर लड़ाइयाँ लड़ी। मेरी बहादुरी और जज्बे की वजह से मैं शाही परिवार की नजर में आ गई और मुझे शहजादी का अंगरक्षक बना दिया गया जिसके पास किसी भी मरे हुए को जिंदा करने की शक्ति थी। अगले दिन ये लोग शहर पहुंचते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही बाउंटी हंटर्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं जो बागियों का ठिकाना जानता था। तो ये लोग एक बार में जाते हैं जहां एक ठरकी गुनार पर फिदा हो जाता है और उसे बेडरूम में चलने को कहता है। कोरा उसे यहाँ से दफा होने को कहती है, लेकिन वो उसे मारने की धमकी देता है। तो कोरा उसे उठाकर पटक देती है तो वो वहाँ से भाग जाता है और अपने कुछ बंदों को लेकर वापस आता है। कोरा समझ जाती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कोरा अपनी गन निकालती है और एक एक करके सभी को मार डालती है। वो बार में मौजूद लोगों से कहती है कि मैं यहाँ जनरल टाइटस की तलाश में आई हूँ। वहाँ एक मकड़ी जैसा जीव होता है जिसने एक इंसान पर कब्जा किया हुआ है। वो बताती है कि जनरल टाइटस को आखिरी बार पॉलक्स नाम के ग्रह पर देखा गया था, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए इन्हें एक शिप की जरूरत होगी। ये वहाँ काई नाम के बंदे से मिलते हैं जिसके पास एक अच्छा जहाज है। काई कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लोग उसकी शिप में बैठकर टाइटस की तलाश में निकल जाते हैं। काई कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में तुम्हारा साथ दे सकते हैं। काई उन्हें डेरेक नाम के एक योद्धा से मिलवाता है जो मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ तो सकता है, लेकिन उसके सिर पर काफी ज्यादा कर्ज है जिसे चुकाने के लिए इनमें से किसी के पास भी पैसे नहीं है। तो जमींदार एक शर्त रखता है कि अगर ये उस जीव की सवारी कर लेगा तो मैं इसे आजाद कर दूंगा। डेरेक कोरा से कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वो उस जीव के पास जाता है और जल्द ही उसकी सवारी भी करने लगता है। अब वे जमींदार उसे आजाद कर देता है। ये डेरेक को अपने साथ लेकर दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ते हैं और एक खदानों से भरे ग्रह में पहुंचते हैं जहां इनकी मुलाकात नेमेसिस नाम की एक महिला से होती है जो एक महान तलवारबाज योद्धा है। वो भी मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए मान जाती है। अब ये लोग जनरल टाइटस की तलाश में पॉलक्स नाम के ग्रह पर पहुंचते हैं जहां बहुत बड़े बड़े ग्लैडिएटर्स के खेल होते हैं। टाइटस नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ था। कोरा उसे नहला धुलाकर होश में लाती है और उसे बताती है कि हम मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल टाइटस ने मदरवर्ल्ड के खिलाफ एक भयंकर जंग लड़ी थी जिसमें उसके सभी साथी मारे गए थे, इसीलिए वो उनसे बदला लेना चाहता था। तो टाइटस भी उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम कमांडर नोबल को देखते हैं। बाउंटी हंटर्स उस बागी को कमांडर नोबल के पास ले जाते हैं तो कमांडर उससे बाकी बागियों का ठिकाना पता करता है। वो बताता है कि वो लोग लेविटिका नाम के राजा की शरण में है। उनका पता चलते ही कमांडर उसे भी मार देता है। वहीं कोरा और उसकी टीम भी लेविटिका के पास पहुंच चुकी है जो उन्हें बागियों से मिलवाता है। गुनार कहता है कि मुसीबत में हमने अपनी फसल देकर तुम्हारी मदद की थी। अब हमें मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास अनाज के सिवा कुछ भी नहीं है। तो बागियों का कमांडर डेरियन ब्लाडेक्स उनका साथ देने को मान जाता है। अब इनके पास लड़ने के लिए शिप्स और सिपाही दोनों
थे। इसके बाद काई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शिप में जो सामान पड़ा है पहले मुझे उसकी डिलीवरी करनी होगी। दूसरी तरफ कमांडर नोबल भी किंग लेविटिका की दुनिया में पहुंच चुका है और उस ग्रह को तबाह कर देता है और किंग लेविटिका को भी मार देता है। उधर काई डिलीवरी देने के लिए शिप को एक हवाई बंदरगाह पर लैंड करता है और सभी उन बॉक्सेस को बाहर निकालते हैं। तभी कोरा वहां उन्हीं बाउंटी हंटर्स को काई के साथ बातें करते हुए देखती है। कोरा समझ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो इन सबको बंदी बना लेते हैं और इनके शिप्स को भी तबाह कर देते हैं। यानी कि काई भी एक बाउंटी हंटर है और उसने मदरवर्ल्ड के साथ इन सब का सौदा कर लिया है। वो कोरा को आर्थेलिस कहकर बुलाता है, जो उसका असली नाम है। कोरा पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। काई कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मदरवर्ल्ड ने इन सब लोगों और तुम्हारे सिर पर कितना बड़ा इनाम रखा है। वो बताता है कि मदरवर्ल्ड की फौज ने मेरी दुनिया को भी तबाह कर दिया था। उससे मैंने एक बात सीखी है कि हम उनके साथ नहीं लड़ सकते, इसीलिए मैंने सौदा करना ही ठीक समझा। तभी वहाँ कमांडर नोबल अपनी फौज के साथ आ जाता है, जिसे इन बागियों की लंबे समय से तलाश थी। वो इन सबको एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। कोरा को कहता है कि तुमने इन सबको एक साथ लाकर मेरा काम आसान कर दिया है। बेलिसेरियस मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। फिर काई गुनार को गन पकड़ाकर कोरा को मारने के लिए कहता है, लेकिन गुनार कोरा को आजाद कर देता है और उसी गन से काई को भी मार देता है। कमांडर के लोग इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। कोरा लड़ते हुए अपने सभी साथियों को आजाद कराती है, जिसके बाद सभी लोग हथियार उठाकर लड़ना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में कमांडर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग भाग पाते, नोबल के आदमी सभी शिप्स को उड़ा देते हैं, जिसमें डेरियन के सभी साथी मारे जाते हैं। तो डेरियन एक भाला लेकर नोबल की शिप के पायलट की तरफ दौड़ता है और उस भाले को पायलट के सीने में घोंप देता है। हालांकि इस हमले में डेरियन की भी मौत हो जाती है। कोरा और नोबल के बीच जबरदस्त लड़ाई चलती है। इसमें कोरा नोबल के दोनों हाथ तोड़ देती है और वहां से नीचे फेंक देती है। इसके बाद सभी अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें लगता है कि नोबल मर चुका है और गांव अब सुरक्षित है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। टाइटस कहता है कि ये हार मदरवर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा घाव है, क्योंकि ये छोटी सी बगावत एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। इसके बाद सभी गुनार की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ये सब जिंदा है। अब सभी लोग वापस उसी वेल्ड नाम के मून पर पहुंचते हैं, जहां गेहूं की लहराती फसल इनका इंतजार कर रही थी। मदरवर्ल्ड का वो रोबोट भी ये सब कुछ छिप कर देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम नोबल को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है, जिसे मदरवर्ल्ड के लोग उसकी शिप किंग्स गेस पर वापस लेकर आते हैं और उसका इलाज करते हैं। अब उसे एक न्यूरो लिंक के जरिए मदरवर्ल्ड के नए राजा बेलिसेरियस के साथ कनेक्ट किया जाता है। नोबल बताता है कि आपकी बेटी आर्थेलिस अभी जिंदा है और जनरल टाइटस के साथ मिल चुकी है। बेलिसेरियस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस खबर से मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बेटी अब बागियों के साथ मिल चुकी है। वो मुझे जिंदा चाहिए। अगर इस बार तुम नाकाम रहे तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि पूरा मदरवर्ल्ड तुम्हारी चीखें सुनेगा। इसी के साथ रेबल मून का पहला पार्ट द चाइल्ड ऑफ फायर का एंड होता है। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें काफी हौसला मिलता है। जय हिंद दोस्तों।